हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमने अभी तक छंद नहीं पढ़ाया था, तो हम आज छंद की वीडियो लेकर के आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग बहुत कमेंट करते थे सर छंद की वीडियो बनाइए, तो आज हम छंद की वीडियो लेकर के आ चुके हैं। इसके पहले हम बता दें कि अगर आपको पूरा कोर्स पढ़ना है हिंदी का दोस्तों, ए से लेकर के जेड तक, यानी समझ सकते हैं कि अर्थ से लेकर के फर्श तक दोस्तों, तो आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां पर हम शुरू से आखिरी तक पूरा संपूर्ण हिंदी करा रहे हैं। तो उसका नाम क्या है, ज्ञान एजुकेशन आरबीएल के नाम से आपको मिल जाएगा। उसका लिंक हम नीचे डाल देंगे, वहां जाकर के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पर छंद देखने वाले, छंद के बारे में, तो छंद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना तो इसी में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां पर मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए देखते छंद होता क्या है। देखिए छंद की जरूरत क्यों पड़ी, तो आपको पता है कि जब कोई चीजें लिखी गई, क्या पद लिखे गए, ठीक समझिएगा, पद लिखे गए दोस्तों, तो उसमें तीन चीजें डाली गई। क्या तीन चीजें डाली गई? पहला क्या है, रस, ठीक है, क्या रस, दूसरा छंद, और तीसरा क्या, अलंकार, ठीक है, रस छंद अलंकार। देखिए रस का क्या उपयोग हुआ, देखिए रस इसलिए डाला गया क्योंकि जो पढ़े उसको आनंद तो आना चाहिए ना। तो आनंद के लिए भाई, कोई चीज अगर कोई पढ़ रहा है उसको आनंद नहीं आएगा तो क्यों पढ़ेगा कोई चीज को, ठीक है। जैसे आप ही हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा क्यों पढ़ोगे, तो इसलिए आनंद के लिए क्या डाला गया, उसमें रस का प्रयोग किया गया। वहीं अलंकार उसकी सौंदर्यता बढ़ाने के लिए, क्या उस सेंटेंस की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए, उस वाक्य की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए, कहीं कहीं आप देखते हैं कि जैसे रारा की आवृत्ति कई बार करा दी जाती है, या फिर किसी चीज से कई सारे अर्थ निकलने लगते हैं, तो वो क्या करता, उनकी सौंदर्यता बढ़ाता, उनकी जो है सौंदर्य को प्रकाशित करता। इसलिए सुंदरता लाने के लिए दोस्तों अलंकार का प्रयोग किया गया। अब देखिए छंद की जरूरत क्यों पड़ी, तो छंद की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उसके लिए कुछ नियम कानून बनाए जाएं कि भैया अगर आप दोहा बनाते हैं तो दोहा में 13-11 मात्राएं होंगी ना, 13-11 मात्राएं होंगी तो आपका दोहा कहलाएगा। चौपाई लिखते हैं आप तो 16-16 मात्राएं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी चौपाई नहीं मानी जाएंगी। मतलब एक कानून बना दिया गया, जिस प्रकार से मनुष्य के लिए दोस्तों आपको पता है कि पुलिस प्रशासन है ना, कि इससे बाहर, इस दायरे से बाहर निकलेंगे तो भैया तो पिटाई होगी ना, उसी प्रकार से छंद में भी है। अगर उसमें गद्य पद में भी है दोस्तों, अगर 16 से ज्यादा मात्राएं हो गई, 16-16, तो आप चौपाई से बाहर निकल जाओगे ना। तो वही चीज करने के लिए हम छंद की बात करने वाले हैं। तो छंद का अर्थ क्या होता है, देखिए समझिए। छंद शब्द का संस्कृत के छिद धातु से बना, छंद शब्द किससे बना है, संस्कृत के छिद धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है, ढकना या आच्छादित करना। क्या ढकना या फिर आच्छादित करना छंद का अर्थ होता है। अब बात कर लें कि छंद, सर्वप्रथम छंद का उल्लेख कहां मिलता है, तो आपको पता है सबसे पहले क्या वेद लिखे गए, और वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, तो ऋग्वेद में ही छंद का उल्लेख मिल जाता है, ये भी याद रखेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि छंद का दूसरा नाम क्या है, पिंगल शास्त्र। इसको हम पिंगल शास्त्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के जो आद्य प्रणेता हैं दोस्तों, पिंगल नाम के क्या हैं, ऋषि थे, ठीक है। तो इसीलिए छंद शास्त्र को हम पिंगल शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। ये चीजें भी आपको अच्छे से पहचान लेनी। अब अगर बात करते हैं छंद की परिभाषा क्या होती है, छंद कहते किसको हैं, तो आपको बता दें, जिन रचनाओं में वर्ण, ठीक, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है, वे छंद कहलाते हैं। क्या वे छंद कहलाते हैं, जिन पर हम वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल देते हैं, वे छंद कहलाते हैं। समझिएगा, देखिए जिस प्रकार गद्य का नियामक कौन करता है, व्याकरण करता है, उसी प्रकार पद का क्या करता है, छंद शास्त्र। देखिए गद्य में क्या होता है, व्याकरण, व्याकरण के जरिए ही हम गद्य की त्रुटियों को पहचान पाते हैं, उसी प्रकार से पद में हम छंद शास्त्र का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल किसकी तरह, व्याकरण की तरह, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या देखेंगे, छंद, छंद के अंग देखेंगे, फिर उसके बाद इनके हम भेद देखेंगे। एक एक चीज करने वाले हैं, सोरठा क्या होता है, चौपाई क्या होता है ना, वीर क्या होता है, आल्हा क्या होता है, हर एक चीज हम एक एक छंद देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डीपली तरीके से, ठीक है, कि उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं हम छंद के अंग, ठीक है। तो छंद के कितने अंग हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो छंद के अगर हम अंगों की बात करते हैं तो छंद के मुख्यतः 7
अंग हम देख सकते हैं और सातों अंग के बारे में जानेंगे। देखिए छंद को जानने से पहले उनके हमें अंग जानना जरूरी है, ठीक है, उनके हमें अंग जानना जरूरी है, क्योंकि वही नियम रूल फॉलो होंगे उस छंद पे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो हम सातों के सातों आज अंग देखते हैं। तो देखिए पहला अंग क्या है, क्या है कि पहला अंग क्या है दोस्तों छंद का, चरण या पद। तो चरण या पद किसको कहते हैं ये हम आज जानने वाले हैं, ठीक है। देखिए छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं। क्या छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं, आप समझते होंगे कि 4 भाग होते हैं, ठीक है। उनमें प्रत्येक को चरण कहते हैं। देखिए 4 चरण होते हैं ना, तो प्रत्येक को चरण कहते हैं, जिसमें से पहले और तीसरे चरण को विषम चरण तथा दूसरे और चौथे चरण को हम क्या कहते हैं, सम चरण। देखिए पहला और तीसरे को क्या बोलते हैं, विषम चरण। क्यों बोलते हैं, देखिए पहला और तीसरा ये विषम होते ही हैं, है ना, 1 और 3 का होते विषम होते हैं, इसलिए इसको विषम चरण कह दिए, इसमें कोई कहने वाली बात थोड़ी ना है ना। और दूसरा और चौथा, दूसरे चौथे क्या होते हैं, सम होते हैं, सम संख्या है, इसलिए इनको सम चरण कह देते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से पहले और तीसरे चरण को विषम चरण और दूसरे और चौथे चरण को हम सम चरण कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए एक चीज और है, कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं परंतु वो लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं। आपको पता होगा कि वहीं पर हम यति लगा के उनको 2 ही पंक्तियों में शामिल कर देते हैं, जैसे आपने देखा होगा दोहा, ठीक है। और देखिए इन्हीं पंक्तियों को हम दल भी कहते हैं, ठीक है। जो ये पंक्तियां होती है दोस्तों, एक पंक्ति में जो हम 2-2 चरण यूज कर लेते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। जैसे कि दोहा देखते होंगे, दोहा 2 ही हम पंक्तियों में खत्म कर देते हैं, पूरा समाप्त कर देते हैं, ठीक है। सोठा इसी तरह से, ठीक है। अब देखिए नोट नंबर 2 देख लीजिएगा, ठीक है, कि कुछ छंद जो होते हैं दोस्तों 6-6 पंक्तियों के होते हैं या फिर दलों में लिखे आते हैं। कितने, 6-6 दलों या पंक्तियों में लिखे आते हैं। ऐसे छंद 2 छंदों के योग से बनते हैं और ये 2 ही है इनकी संख्या। कौन कौन से दोस्तों, कुंडलियां, ये याद रख लेंगे, कुंडलियां किससे मिलकर बनता है, दोहा प्लस रोला से। क्या, दोहा प्लस रोला से कुंडलियां मिलकर बनता है। और वहीं छप्पा दूसरा उदाहरण है जो कि रोला और उल्लाला से मिलके बनता है दोस्तों, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा क्या है, चरण कौन से हैं। तो पहले हम देखेंगे इसमें चरण क्या है, ठीक है। तो 4 चरण होते हैं। अब देखिए ये है आपके सामने क्या उदाहरण है, ठीक है। तो मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित ऋतु होए। तो यहां पर देखिए एक ये चरण हो गया। देखिए हमने दोनों कलर अलग अलग कर दिया है। ये देखिए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो देखिए ये वाले चरण क्या हो गए, ये विषम चरण हो गया। क्या, विषम चरण हो गया, पहला और तीसरा, और दूसरा और चौथा ये क्या हो गए, सम चरण। तो समझ गए होंगे चरण क्या है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं वर्ण या मात्रा। देखिए बहुत ही अच्छा है ये टॉपिक, वर्ण या मात्रा। यहां पे आपको कंफ्यूजन होती होगी, मगर आज की बात कोई भी कंफ्यूजन होने वाली ही नहीं है। देखिए वर्ण या मात्रा क्या होता है, किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या बोलते हैं, मात्रा कहते हैं, ठीक है। जिन मात्राओं को हम व्याकरण में यानी कि वर्णमाला में ह्रस्व या दीर्घ बोलते हैं, ठीक है, उन्हें ही हम छंद शास्त्र में लघु और गुरु कहते हैं। लघु हम छोटे को कहते हैं और गुरु क्या कहते हैं, बड़े को। तो लघु क्या होता है, गुरु क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। जैसे लघु क्या होते हैं, देखिए लघु किनमें लगते हैं, आ ई ऊरी। आपने देखा होगा इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं हिंदी में, ठीक है, वर्णमाला में। तो वही जो 4 होते हैं दोस्तों, इनको हम लघु के नाम से जानते हैं, ठीक। ये सभी लघु होते हैं। और लघु का चिन्ह क्या होता है, ऐसा जिसको हम पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे क्या, अब आपसे पूछा जाएगा जैसे का आ गया, तो का में कितने मात्रा लगाएंगे, तो इसमें लघु लगेगा। छोटी की में आ गया, इसमें भी लघु लगेगा, और इसमें भी छोटे ऊ में लगेगा लघु, और इसका भी क्री का भी एक ही मात्रा लगेगा। तो इस तरीके से, ठीक है। वही बात करते हैं इनके अलावा, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये सभी गुरु हैं दोस्तों। तो इनमें हम इनका चिन्ह कैसे प्रयोग करेंगे, जो गुरु का चिन्ह होता है दोस्तों वो कैसा होता है, एस के आकार का होता है। ऐसे ये इस तरह से हम इसका गुरु का चिन्ह बनाते हैं। ये जैसे कि बड़े का आ गया, तो का में कितना लगेगा, गुरु लगेगा, की में गुरु लगेगा, बड़े कु में गुरु लगेगा, ए के में लगेगा, कै में लगेगा, को में लगेगा और कौ में लगेगा। तो इन सब में क्या होगा, गुरु का चिन्ह लगेगा। यानी 2 मात्राएं उनको हम मानते हैं और उसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ये इसी तरीके का क्या होता है, आइकन, इससे हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए नियम देखते हैं, कुछ और नियम समझिएगा। लघु स्वर पर जब चंद्रबिंदु लगा होता है, लघु स्वर पर जब चंद्रबिंदु लगा होता है तब भी वह लघु ही होता है। मतलब आप चंद्रबिंदु को लघु ही मानेंगे, ठीक है। इन्हें हम दीर्घ नहीं मानेंगे, नहीं तो इन पे 2 मात्रा लगा। जैसे फंसना में क्या है, फंसना में कितनी मात्रा लगेंगी, तो आपको बता दें, जो फा है इसके चंद्रबिंदु कोई मतलब नहीं, यहाँ मतलब कि एक ही लगेगा, और यहाँ भी एक लगेगा, और यहाँ पर 2, तो ये देख सकते हैं, ठीक है। यानी टोटल इसमें पूछ ले कितनी मात्राएं हैं, तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हंसना में भी 1
1 और 2 हो जाएंगे ना। वहीं चांद में देखिए, अब ऐसा नहीं कि इसमें आप चंद्रबिंदु लगा तो इसमें 1 ही लगा दो, अब भैया ये तो बड़ा है ना तो इसकी हम मात्रा लगाएंगे ना कि चंद्रबिंदु। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी आपकी गुरु लगेगी और इसकी और लघु लग जाएगी, तो 3 मात्राएं हो जाएंगी आपकी चांद में। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, जब किसी वर्ण पर अनुस्वार या विसर्ग लगा हो, क्या, जब किसी वर्ण पर अनुस्वार या विसर्ग लगा हो तो वह गुरु हो जाता है। दोस्तों अगर आपको कहीं अनुस्वार या विसर्ग यानी अयोग वाह वाले चिन्ह आ जाए, ठीक, अयोग वाह जानते हैं ना, अयोग वाहों की संख्या कितनी है, 2 है, कौन कौन से हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक, अंक और हा आ जाए तो वहां पर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है यानी गुरु हो जाता है। ठीक, जैसे चंद में अब देखिए चा के ऊपर बिंदी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हम 2 गिनेंगे, ठीक है, और दा में नहीं है तो 1 गिनेंगे, यहीं पे आ में 1 होगा और ता में जो ये आहा की मात्रा इसलिए इसमें हम डबल लिख देंगे। अब प्रातः में देखिए प्रा भी बड़ा है तो इसमें गुरु होगा और आहा में क्या होगा, फिर गुरु हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 मात्रा हो जाएंगे। इसमें कंस में कितनी होगी, यहाँ पे अंक की बिंदी 2 हो जाएंगी और सा में क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ठीक, आप समझिए, देखिए अगर यहाँ पे हमने चंद्र बिंदु का क्या माना था, एक भी मात्रा नहीं माना था, मगर इसका जो होता है, मान ले देखिए अंक इस तरह से लिखा है, इस तरह से अंक लिखा है तो यहाँ पे कितनी होगी, 1 1 2 मात्राएं होंगी। अगर अंक इस तरीके से लिखा है तो यहाँ पे 3 मात्रा हो जाएंगी, तो इसमें हम अंक की बिंदी में हम डबल कर देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ होता है, आपको इसमें कंफ्यूजन होता है, 3 और चौथे नियम में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता होगा। ठीक है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हाँ सर हमें यहीं पर दिक्कत होती थी और ये आपने शायद नहीं सुना होगा। ठीक है, समझिएगा, देखिए संयुक्ताक्षर या आधे वर्ण, ठीक है, संयुक्त अक्षर या फिर आधे वर्ण को हम स्वर रहित कह सकते हैं, से पूर्व वर्ण में गुरु होता है। आप समझिए जैसे छत्रंग आश्रा ये क्या है, ये संयुक्त अक्षर हैं और देखिए ये इस तरह से आ जाए, आधा का आधा या आ जाए, आधा का कोई भी चीज आधी आ जाए, ठीक, तो उसके पहले वाले वर्ण को हम दीर्घ कर देते हैं। समझिएगा, जैसे मान लिया ये क्या है हमारा सप्ताह, चलिए इसको हम थोड़ा सा इधर जूम करके देखते हैं सप्ताह में कैसे लगेगा। ठीक, मान लिया ये सप्ताह है, ठीक, सप्ताह है, अब इसमें कितनी मात्राएं लगाएंगे, देखिए हम पहले इसमें सा में क्या 1 लगाएंगे है ना, और ता में क्या है दोस्तों, ता में हम 2 लगा लेंगे और हा में 1 लगा लेंगे। मगर हमने देखा क्या कि इसके पहले क्या है, ता के पहले आधा पा है, तो जब आधा पाया तो इसके पहले वाले वर्ण को हम दीर्घ कर देंगे, तो यहां भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें 5 हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से देखिए, समझिएगा, ठीक है, उसी तरह से रक्षाबंधन है, देखिए रा में कितना लगेगा, रा में 1 लगना चाहिए, ठीक है, रा में 1 लगना चाहिए, मगर ये छा छत्री आ गया, छा छत्री क्या संयुक्त अक्षर, और छा छत्री किससे मिलकर बनता है, का और शा से, तो हम देखते हैं क्या ये संयुक्त अक्षर, तो इसके पहले वाला वर्ण भी दीर्घ हो जाएगा, यानी रा में हम 2 मात्रा लगाएंगे और छा में हम बड़े की मानता है इसलिए इसको भी 2 लगा देंगे, और बा में 2 लगेगा बंधन में है ना, और धा और ना, तो इतनी मात्रा हो जाएंगे रक्षाबंधन में, 2 2 4 2 6 2 8 मात्रा हो जाएंगी रक्षाबंधन में। चलिए नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। देखिए दे में, देश में कितना लगेगा, दे में 1 लग जाएगा, 2 लगेंगे, और सा में कितनी 1 लग देगी, प्रा में कितनी लगेगी 1 ही मात्रा, तो यहां भी 2 लगेगा, मगर हम देखते हैं इसमें आधा रहा है, ठीक, आधा वर्ण आ गया, इसके पहले वाले यानी सा को हम फिर दीर्घ कर देंगे, तो सा में भी दीर्घ हो जाएगा और मी में दीर्घ हो जाएगा, यानी कितने वर्ण हो गए, तो कितने मात्राएं हो गई, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो यहां भी 8 हो गए। इसी तरह यक्षगान में देखते हैं तो या में कितना लगेगा, 1 लगेगा। अब देखिए छा छत्री आ गया, तो का और शा से मिलकर बनता है संयुक्त अक्षर है, इसलिए क्या होगा, इसके आगे वाला वर्ण भी दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ पे या भी दीर्घ हो जाएगा, या में भी 2 आएंगे और छा में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, और गा में 2 आ जाएंगे और ना में इतने, तो कितने हो गए 2 1 3 3 6 मात्राएं हो गई किसमें, यक्षगान में। ठीक है, तो यक्षगान में कितने हो गए हैं आपकी, ये देखिए इसमें गलत हो गया है, छा में क्या होगा 1 ही मात्रा लगेगी, क्या 1 ही मात्रा लगेगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए यज्ञ में कितनी मात्राएं लगेगी, ठीक है, तो यज्ञ में कितनी मात्रा लगेगी, यहां पर कितना होगा, केवल 3 होंगे। ठीक, देखिए या क्या है, या सिंगल है, आप समझिएगा, या और क्या है ना, या और क्या है, तो देखिए क्या क्या है संयुक्त अक्षर, तो इसके आगे वाला क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा, और ये क्या होगा क्या, तो ये इसमें सिंगल होगा, तो 3 मात्राएं इसमें हो जाएंगे। राजस्थान में कैसे होंगी समझिएगा, रा में कितना होगा, बड़े आ की मात्रा 2 हो जाएगा, ठीक है, गुरु हो जाएगा, और जा में क्या होगा 1 होगा, मगर जब देखते हैं यहाँ पे आधा सा आ गया, इसका मतलब ये आधा सा आ गया, इसको जा को पूरा कर देगा, तो इसे हम दीर्घ कर देंगे, और था को देखते हैं तो था को दीर्घ करेंगे और 1 को ये हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा राजस्थान में क्या हो जाएंगे आपके 2 2 4 2 6 1 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इसको 1 कर लेना है और इसको 1 कर लेना, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप अपना करेक्शन कर लेना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चौथा नियम क्या है, इसके बारे में भी आपको बहुत कम पता होगा, शायद कहो ना भी पता हो, अगर पता था तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगर नहीं पता था तो हमें फिर भी बता देना। ठीक है, देखिए अगर किसी वर्ण के बीच में, ठीक है, आधा ना के बाद आ जाए और आधा मां के बाद आ जाए, तो पूर्ण वर्ण हमेशा लघु मात्रा ही होगा, चाहे वह वर्ण दीर्घ हो या फिर लघु ही क्यों ना हो। समझिएगा, अब देखिए कान्हा लिख दिया गया, कान्हा, तो देखिए कान्हा में क्या है, बड़ा का है ना, तो हम देखते हैं यहां पर हमने 2 लगा दिया, और फिर आगे पीछे जैसे देखते हैं आधा ना और हा आ गया, क्या आधा ना और हा गया, तो पहले वाला
जो वर्ण है वो क्या हो जाएगा, हमेशा और हमेशा ह्रस्व हो जाएगा। तो का में कितना लग जाएगा, 1 लगाएंगे, ठीक है। और फिर हमें बड़े आ की मात्रा तो 2 लग जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक। जैसे उन्होंने, समझिए यहां पर देखिए आधा ना और हा आ गया, तो ऊ का क्या करेंगे, हम आधा ही रखेंगे ना, एक ही रखेंगे, क्योंकि ये तो वैसा ही है ना। अगर मान लिया बड़े ऊ की मात्रा होती, ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें तो वैसे भी 2 लगना चाहिए था ऊ में, ठीक है। ऊ क्या है, हर दीर्घ है ना, मतलब कि गुरु है, तो यहां पर 2 लगना चाहिए था। मगर हम जब देखते हैं आधा ना वहां आ गया, तो ये आगे वाला को छोटा कर देगा, तो यहां पे ऊ का कितना लगेगा, 1 लगेगा, और हो का लगेगा 2 लगेगा, ठीक। और यहां पे ने का भी 2 लगेगा, तो क्या हो जाएगा, उन्होंने पे 5 वर्ण आ जाएंगे, ठीक है, 5 मात्राएं लगेंगी। वही तुम्हारा में देखते हैं, तुम्हारा तो छोटा ही है, ठीक, तो यहाँ पे ये छोटा ही रहेगा, और हारा में ये हो जाएंगे कितने, 5 मात्राएं। तो ये चीजें थी कुछ पॉइंट वाली, यहीं से लोग ज्यादातर दिक्कत करते। चलिए इनका उदाहरण देखते हैं, वर्ण और मात्रा की संख्या गिनते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए ये हमारे पास है, इनमें देखते हैं वर्ण कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई पर है, श्याम हरित दुत होए, ठीक है। अब देखिए मेरी में कितना लगेगा, में क्या है, बड़ी है तो 2 लग जाएगा, और री में बड़ी है तो ये भी 2 लग जाएगा, और भव में कितना लगेगा, 1 1 है ना। तो इस बाधा में बड़े बड़े हैं तो दोनों गुरु लग जाएंगे, ठीक है। हरो में क्या है, हरा छोटा है तो हा छोटा है तो 1 लगेगा, और रो बड़ा है ना, बड़े की मानता है तो यहाँ पे 2 लग जाएगा ना। तो लिख रहा है राधा में दोनों बड़े हैं तो दोनों एस एस लग जाएंगे, मतलब क्या, गुरु गुरु लग जाएंगे। और नागर में क्या है, पहले एस लगेगा है ना, बड़ा लगेगा, गुरु लगेगा, और फिर हर्ष लग जाएंगे दोनों, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक। सोए में क्या होगा, पहला बड़ा और एक छोटा। वही जा में क्या होगा, जा में बड़े आ की मात्रा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तन में छोटा छोटा है तो 2 हो जाएंगे ये, है ना, एक करके। और की में क्या है, बड़ी है तो ये लग जाएगा। झाई में दोनों बड़े हैं तो दोनों बड़े लग जाएंगे, और परे में क्या है, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो ये देखिए ये गलत लग गया है, तो यहाँ पर 1 और ये ऐसा होना चाहिए ना, समझ गए। ये परे में क्या होगा, 1 पा का होगा और रे का 2 होगा, तो इस तरीके से। अब श्याम में देखिए, समझिए, देखिए स्या आधा, इसके आगे कोई वर्ण नहीं आता तो वो दीर्घ हो जाता ना, समझ रहे ना। अगर इसके आगे कोई वर्ण होता तो वो दीर्घ होता, मगर यहाँ पे कोई वर्ण है तो यहाँ पे सा का कुछ नहीं लगेगा, या का लगेगा 2 और 1 हो जाएगा। हरित में क्या होगा, 1 हरित हा का, 1 रा का और 1 ता का, तो ये लगा है ना। द्वितीय का क्या होगा, छोटे दोनों हैं तो दोनों में 1 1 हो जाएगा, और होए में 2 हो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इनको हम मात्राएं बोलते हैं। अब इनको गिन लेना, कितने जाएंगे, देखिए 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 12 13, तो ये 13 हो गई मात्राएं, और ये 13 हो गई। और देखिए 2 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10 11, तो 13 11 आ गई, मतलब 13 11 मात्राएं आ गई, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये मात्राएं हम इनको इस तरह से गिनते हैं, ठीक है। मात्राएं गिनते हैं तो कितनी 13 11 मात्राएं आई, यानी ये क्या होगा, हमारा दोहा हो जाएगा। देखिए वर्ण मात्रिक में मात्रा गिनते हैं, और वर्डिंग में अगर वर्ण की बात करते हैं, कितने वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल कितने वर्ण होगा इसमें, 15। तो वर्णिक में जब हम वर्ण गिनेंगे तो इस तरह से गिनेंगे, मतलब वर्णों गिन लेंगे हम, और मात्रा की मात्रा गिनते तो मात्रा इस तरह से गिनेंगे, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखते तीसरा भेद क्या है, संख्या और क्रम। तो संख्या और क्रम का था, वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। देखिए जो हमने गिन के बताया था उन्हें संख्या कहते हैं, और लघु और गुरु के स्थान को निर्धारण को हम क्रम कहते हैं। समझिएगा, वर्णों की जो गिनती करते हैं, अभी हमने उसमें लगा के दिखाया है, तो इनको हमने गिना थे, यहाँ 13 आते और यहाँ 11, है ना। तो 13 11 यही क्या है, संख्या है, ठीक। इनको जोड़ लेना ही क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है, ठीक है। और जो ये गुरु और लघु है, यही क्या होता है, क्रम होता है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे क्या होता है। चलिए चौथा देखते हैं, यति क्या होती है। यति मतलब क्या होता है, देखिए छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, ठीक है। इसी रुकने को हम यति या विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, यति या विराम। देखिए यति और विराम कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए एक होता है अर्धयति, देखिए अर्धयति का लगता है जैसे ये लगा है कॉमा, तो कॉमा को हम अर्धयति बोलते हैं। एक पूर्ण यति होता है दोस्तों, ये लगता है किसी उसके अंत में, ठीक है। जब एकदम समाप्त हो जाता है तो लास्ट वाले में आपने देखा 2 ये लग जाते हैं ना, तो इसको कहते हैं अर्धयति, इसको बोलते हैं पूर्ण यति, 1 लगता है, और दोस्तों होता परिपूर्ण यति बोलते हैं जो 2 लगते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर जैसे किसको हम यति बोलेंगे, देखिए मेरी भव बाधा आरोप, यहां पे हम हल्का सा रुकेंगे, तो यही जो रुके इसी को हम यति बोलते हैं या विराम बोलते हैं। फिर राधा नागर सोए, फिर यहां पर रुकेंगे, इसे हम यति बोलेंगे। फिर जा तन की झाई पर, फिर यहां पर रुके हमने, इसे यति बोला। और श्याम हरित दुत हुए, फिर यहां पे क्या होगा, यहां पे परिपूर्ण यति होगा, यहां पे पूर्ण यति था, और यहां 2 क्या थे, अर्धयति थे, ठीक। तो समझ गए होंगे, यति मतलब क्या था, रुकना, ठीक है। तो समझ गए। चलिए अब अगला पार्ट देखते हैं इसका। अगला क्या है, गति। गति क्या होता है दोस्तों, छंद को पढ़ते समय एक प्रवाह या फिर लय की अनुभूति होती है, जिसे हम गति कहते हैं। लय क्या होता है, जैसे हम कोई चीज पढ़ते हैं, हम चौपाई पढ़ेंगे तो उसका एक अलग लय होगा, दोहा पढ़ेंगे उसका एक अलग लय होगा, छंद पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे उसका एक अलग लय होगा। जैसे हम इस तरह थोड़ी ना कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, इस तरह थोड़ी पढ़ेंगे, हम एक लय पढ़ेंगे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, है ना, इस तरीके से। तो वही क्या है, एक लय होती है, जो प्रवाह होती है दोस्तों, जो धारा की अनुभूति होती है, उसे ही क्या बोलते हैं, हम गति बोलते हैं। किस गति में पढ़ी जाएगी,
उस चीज की अनुभूति होनी चाहिए, वही क्या होता है, गति होता है। मतलब एक लय होता है कि भैया ऐसे थोड़ी गद्यांश की तरह हम पढ़ते जाएंगे, राम एक लड़का था, इस तरह थोड़ी ना, जिस तरह से उसको हम पढ़ना है। देखिए छंद, आप कोई चीज देखते हैं, अगर अच्छा पढ़ने वाला है वो आपको देख के पता चल जाएगा कि सोरठा पढ़ रहा या फिर दोहा पढ़ रहा या फिर वीर रस पढ़ रहा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा उसकी गति के कारण, ठीक है, लय के कारण। चलिए अब छठा देखते हैं, तुक। तुक क्या होता है दोस्तों, देखिए छंद के चरणांत में, चरणांत या पदांत कह सकते हैं, चरण के अंत में या पदों के अंत में ना अक्षरों की समानता पाई जाती है, जिसे हम तुक कहते हैं, जो समान रूप से पाए जाते हैं। जैसे आपको बता दें, जैसे कहा गया क्या, ठीक है, चरणांत क्या होते हैं, पदांत क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। चलिए इस थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। जो चरण दो लास्ट में मिलते हैं उनको भी क्या होते हैं, चरणांत बोलते हैं। देखिए जिस छंद के अंत में तुक मिलते हैं उन्हें तुकांत छंद बोलते हैं, और जिनके अंत में तुक ना मिले उनको हम आतुकांत छंद भी कहते हैं, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं। देखिए तुक क्या होते हैं, जैसे हमने कहा कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए, ठीक है, जा तन की झाई परे श्याम हरित तु होए। तो देखिए सोए और होए, है ना, इसमें तुक मिल रहा है। देखिए एक मात्रा मिलेगी, देखिए ओ की मात्रा मिल रही है ना, यहाँ भी ओ की मात्रा मिल रही है और लास्ट का एक अंक मिल रहा है। तो एक मात्रा और एक वर्ण मिल जाता दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं, तुक बोलते हैं, सोए और होए, है ना। तो इसमें ओ की मात्रा और या मिल रहा है, ठीक, और इसमें भी ओ की मात्रा और या मिल रहा है। तो यही क्या है दोस्तों, तुकांत है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, चलिए ठीक है, तुकांत समझ गए। चलिए अब देखते हैं गढ़, ठीक। गढ़ क्या होता है दोस्तों, गढ़ मतलब क्या होता है, तो देखिए छंद शास्त्र में हम 3 वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं, गढ़ कहते हैं। देखिए लघु और गुरु का क्रम बनाए रखने के लिए जिन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ठीक है, लघु और गुरु का क्रम बनाए रखने के लिए हम गढ़ों का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। गढ़ 3 वर्णों से मिलकर बनता है, क्वेश्चन कई बार आया कि गढ़ किससे मिलकर बनते हैं, 3 वर्णों से मिलकर ही गढ़ बनते हैं। और गढ़ों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8 है, ठीक, क्या है, 8 है। इनके याद करने के लिए क्या होता है, ट्रिक है एक, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, यहीं से हम बना लेते सारे। जैसे पूछ लेंगे यगण होता है, मगड़ होता, तगड़ होता है, रगड़ होता, जगड़ होता, भगड़ होता, नगड़ होता, सगड़ होता, ठीक है। अब पूछेगा कि मान लिया आपसे पूछ लिया क्या, यगण में कितनी मात्रा होंगी, यगण को किस तरह लिखेंगे दोस्तों, तो यगण देखिए यगण कहां से होगा, यगण तो ये 3 होंगे, ये यगण होंगे। तो यगण देखिए या एक खाली है तो 1 हो जाएगा, और माँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ता में कितने, तो ये हो जाएगा यगण का सूत्र, ठीक। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इनका पूरा चार्ट। तो देखिए चार्ट आपके सामने खुल गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं चार्ट क्या कहता है। देखिए पहला क्या है, यहाँ पे क्रम संख्या है, यहाँ पर गढ़ है, यहाँ पे मात्रा क्रम कैसे होना चाहिए, और यहाँ मात्राओं की संख्या हम गिन के बताएंगे और एक उदाहरण भी देंगे, ठीक है। जैसे यगण है, तो यगण में क्या होता है, आई क्या होगा, पहला होगा ह्रस्व, फिर होगा गुरु और गुरु, यानी कि लघु गुरु का क्रम होगा। और इनको जोड़ते हैं तो 5 मात्राएं होंगी। देखिए एक इसमें हो जाएगा, 2 2 4 1 5, तो 5 मात्राएं हो टोटल। जैसे सुजाता में क्या होगा, सुजाता का ऐसा यगण है, क्योंकि यहाँ पे सु में छोटे 1 मात्रा होगा और जाता में क्या बड़े बड़े ना, तो ये चीज क्या हो जाएगा, यगण हो जाएगा। उसी तरह मगध में देखते हैं, तो मगध में तीनों क्या होंगे, गुरु होंगे, और ये सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा है, इसमें 6 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तीनों क्या होंगे, गुरु होंगे। जैसे सोमाली, तो सोमाली में सो में बड़ा लगेगा, माँ में बड़ा लगेगा और ला में भी बड़ा लगेगा, ठीक। वहीं तगड़ की बात करते हैं, तगड़ में क्या होता है आपका गुरु और लघु, ठीक। तो इसमें 5 हो जाएंगे। जैसे संदीप में क्या, सा में देखिए अंक बिंदित, यहाँ पे दीर्घ लगेगा, और पा में दीर्घ लगेगा, और एक ये मेरा नाम है, देखिए मेरा नाम क्या है, तगण है, ठीक है, संदीप क्या है, तगण है। वही रगड़ में देखते हैं, तो रगड़ में क्या होगा, गुरु होगा, फिर ह्रस्व होगा और फिर गुरु होगा ना, यानी गुरु लघु गुरु, है ना। तो इसमें 5 हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो इसमें जैसे भारती, तो भारती में क्या, गुरु लघु गुरु, ठीक है। उसी प्रकार देते जगण, 5वां क्या है, जगण, तो जगण में क्या होगा, हरस मतलब कि गुरु, लघु गुरु और लघु, ठीक। तो ये 4 हो जाएंगे, जोड़ेंगे। जैसे सुशील होगा, सुशील में क्या होगा, सु में क्या होगा, लघु हो जाएगा, और सी में क्या होगा, बड़ी ई हो जाएगा, और ला में क्या हो जाएगा, फिर लघु हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए भगण क्या होता है, एस मतलब कि गुरु और ह्रस्व, यानी 4 हो जाएंगे। जैसे भारत गुरु ह्रस्व ना, तो भारत आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, भगण में, ठीक है। चलिए नगड़ में देखते हैं, नगड़ मतलब कुछ नहीं ना, नगड़ मतलब कुछ नहीं, सबसे छोटा क्या होता है, नगड़ होता है। तो याद रखेंगे इनमें तीनों क्या होंगे, ह्रस्व होंगे, ठीक। जैसे अभय में क्या है दोस्तों, तो आए 1 1 1, है ना। वहीं तक सगण देखते हैं, सगण में क्या होगा आपका ह्रस्व और गुरु हो जाएगा ना, लघु गुरु, तो 4 हो जाएंगे इसमें। जैसे विफला में क्या होगा दोस्तों, यही होगा, ठीक। तो याद रख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखेंगे दोस्तों, छंद के भेद 3 भेद होते हैं। छंद के 3 भेद होते हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं या नहीं, हमें जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ आपको बता दें, अगर संपूर्ण हिंदी पढ़ना था हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान एजुकेशन ऐप, उसका हम लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए बता ही देते हैं किस प्रकार से आपको जाना है।
देखिए आपको अपने YouTube पे जाना और सर्च करना क्या है, आपको ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। क्या ज्ञान एजुकेशन आरबीएल जैसे ही आप सर्च करते हैं दोस्तों, इस तरह से खुल के आ जाएगा। क्या इस तरीके से खुल करके आपका आ जाएगा ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। और करना क्या है, आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तैसे देखिए इस तरह का लोगो आपका आ जाएगा, ठीक। और आपको आना कहाँ है, प्लेलिस्ट में। इस पर आएंगे, जैसे ही प्लेलिस्ट पर आप आते हैं तो ये प्लेलिस्ट आपको दिखेगी, संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम। तो इसी पर आपको जाना है, क्लिक कर देना। देखिए अभी 19 वीडियो है, ये बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो इस पर जाएंगे तो आप क्लिक करते हैं, जैसे देख सकते हैं ये वर्णमाला हमने एक क्रम से लगाया हुआ है और इसके 6 पार्ट हमने देखे। 6 पार्ट में पूरा वर्णमाला खत्म किया है, फिर शब्द विचार देखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमने देखा है क्या, लिंग वचन कारक, ठीक। लिंग वचन कारक, कारक के अपवाद देखे हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो हमने बनाया। संज्ञा सर्वनाम और आज क्रिया का भी बन चुका है वीडियो, उसको भी अपलोड करने वाले, तो जल्दी करिए क्योंकि अभी ज़्यादा वीडियो नहीं हुए हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते नहीं। जैसे जैसे वीडियो बढ़ते जाएंगे आपकी पढ़ने की रुचि भी खत्म होती जाएगी। तो चाहिए इस पर देख सकते हैं। और इसके अलावा बता दें कि हिंदी साहित्य के भी आपको मिल जाएंगी वीडियो, और उत्तर प्रदेश स्पेशल। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर की भी वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाली। तो जाइए जल्दी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि उसका हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए या नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।